वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर्चियों को मिलाने की मांग की गई है। 50% वीवीपैट पर्चियों की जांच का मुतालबा किया गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक के लिए टल गई है। गुज़िश्ता सुनवाई में कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस दी थी। 21 सियासी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई हैं। तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जी देखिए मुनज्जा, 21 जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहा है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वीवीपैट पर्चियों का मिलान 50% तक होना चाहिए। लेकिन आज चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा कि मौजूदा समय में जो नियम बने हुए हैं उस नियम के आधार पर ही वीवीपैट से पर्चियों का मिलान किया जा सकता है, क्योंकि अगर 50% की मांग की जा रही है तो उससे कहीं ना कहीं समय की बर्बादी होगी। लिहाजा इस पूरे मामले को ना सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग फिलहाल 28 मार्च तक अपना एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। मामले की जो सुनवाई होनी है वो अब 1 अप्रैल को होगी। चूंकि इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल कल तक के लिए टाल दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पूरी याचिका में सुनवाई के दौरान कहा था कि दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जो 50% वीवीपैट पर्चियों से मिलान की बात कही जा रही है वो फिलहाल समय की बर्बादी है। और चुनाव आयोग इससे पहले भी 2 और संबंधित याचिकाओं पर यह कह चुका है कि जब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में फिलहाल चुनाव थे उस दौरान भी वीवीपैट पर्चियों से मिलान की बात कही गई थी। तो चुनाव आयोग ने यह कहा था कि फिलहाल चुनाव आयोग ये बेहतर समझता है कि किस प्रकार से चुनाव करवाना है, किस प्रकार से नहीं करवाना है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने यह कहा था कि 50% वीवीपैट पर्चियों से मिलान करवाना जरूरी है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि मौजूदा नियम के आधार पर ही चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा। और यही फिलहाल फिर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। लेकिन इससे बाबत सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा है। तो अब 28 मार्च को शाम 4 बजे तक चुनाव आयोग को इससे संबंधित एफिडेविट दाखिल करना है। चुनाव आयोग को बताना है कि 50% पर्चियों का मिलान वीवीपैट से किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो वो क्यों नहीं किया जा सकता है। ये तमाम चीजें फिलहाल चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को करेगा। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह लोकसभा सीट से भोपाल की लोकसभा सीट से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मुकाबले की दावत दी है। इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोकने वाले हैं दिग्विजय सिंह। क्या मुद्दे रहेंगे और क्या क्या चुनौतियां होंगी, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद दिग्विजय सिंह हैं। सर, आप चुनाव मैदान में हैं तो क्या क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? राष्ट्र का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 5 साल पीछे के काम करने पर जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर चुनाव होगा। क्या उन्होंने वादे पूरे किए, क्या लोगों को रोजगार मिला, क्या अर्थव्यवस्था सुधरी, क्या देश की हालत सुधरी, क्या नौजवानों को जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए, क्या शिक्षा का स्तर सुधरा, क्या लोगों के खाते में 15 लाख रुपए खाते में आए, क्या काला धन वापस आया, विदेशों से काला धन वापस आया, देश के पड़ोसियों के साथ जो हमारे संबंध हैं वो सुधरे। ये सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, बहस होगी और मतदान होगा। तो ये मान लिया जाए कि इस बार जो चुनाव होगा भोपाल में वो दिग्विजय सिंह वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि ये मुद्दे सारे प्रधानमंत्री के। पूरे देश में चुनाव मोदी जी के कुराज के ऊपर होगा। भोपाल अकेला क्यों? पूरे 543 सीट पर नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड पर उनके काम करने के तरीके और उनके वक्तव्य, उनके झूठ बोलने की आदत, उस पर चुनाव होगा। सर, आप
पीएम कह रहे हैं कि चुनाव पीएम के मुद्दे पे होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि बंटाधार रिटर्न्स है। राकेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि दिग्विजय सिंह पार्टी के लिए चुनौती है, हमारे लिए चुनौती नहीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह वो आपसे चुनाव लड़ने को तैयार है, उन्होंने तो आपको देश का दुश्मन बताया। कैलाश विजयवर्गीय वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या ये लगता है कि दिग्विजय सिंह बहुत कमजोर हैं या वो लोग सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं शुरू से कह रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान आप मंच पे आके मुझसे बहस क्यों नहीं करते? मेरी चुनौती है उनको। भाजपा मुझसे डरती है, भयभीत रहती है, इसलिए वे दुनिया भर की अनर्गल बातें करते हैं। एक अंतिम सवाल, फिर वापस भोपाल पे आ रहा हूं। सब मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी? अभी 3 सीटें हैं, 5 से 6 गुनी सीटें और बढ़ जाएंगी। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरूंगा, और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी चेतावनी दी है कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आए, चुनाव लड़े। वैसे भाजपा मुझसे डरती है। कैमरामैन चंद्रदेव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पर्चे नामजदगी दाखिल की है। उन्होंने श्रीनगर के लोकसभा सीट से उनको इंतखाबात लड़ने हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस ने इत्तेहाद तय पाया है। Confidence is concerned. We are all confident that we will all win against the fascist forces that are emerging in the country. Let me tell you one thing. We're all standing together to fight the evil that is in India. And there is no differences as far as that is concerned. We have no differences. कांग्रेस और आपके बीच अभी भी इत्तेहाद को लेकर कशमकश बरकरार है। आपको बता दें आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग राहुल गांधी की रिहाइशगाह पर हुई। मीटिंग में क्या तय पाया, इस हवाले से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राहुल गांधी इस मामले में हतमी फैसला लेंगे। ख्याल रहे कि आम आदमी पार्टी ने 5-2 का फॉर्मूला दिया है, जबकि कांग्रेस ने 3-3-1 का फॉर्मूला दिया है। आज लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। पहले मरहले में किन किन रियासतों की कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले मरहले के लिए वोटिंग 11 अप्रैल को होगी। इस मरहले में 20 रियासतों की कुल 91 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जिन रियासतों में पहले मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे वो ये हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना की 17 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश की 8 नशिस्तों पर हक राय दही का इस्तेमाल किया जाएगा। महाराष्ट्र की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं आसाम की 5 नशिस्तों पर वोटिंग होगी, जबकि बिहार की 4 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरी तरफ ओडिशा की 2 सीटों पर हक राय दही का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि मगरिबी बंगाल की 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर वोटिंग होगी। मेघालय की भी 2 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं छत्तीसगढ़ की 1, मणिपुर की 1, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान निकोबार की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट पर हक राय दही का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कांग्रेस में आज मीटिंगों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह से 10 जनपद में ये मीटिंग होगी। इसमें बिहार, झारखंड, राजस्थान समेत दीगर रियासतों में उम्मीदवारों के नामों पर हतमी फैसला लिया जा सकता है।
हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजीता बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, कुछ देर बाद ही मीटिंग होनी है जिसमें नाम जो है तय पाएंगे। किन किन नामों के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है? जी मुनजा, देखिए यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर 3:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है कांग्रेस की। बताया जा रहा है कि बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों की सीईसी की बैठक इसमें की जाएगी और जो बची हुई सीटें हैं उस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार तय कर लेगी। ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि कांग्रेस आज अपनी अगली लिस्ट भी जारी कर सकती है। ज्यादातर जो नाम होंगे वो महाराष्ट्र के बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो 2 मुंबई की जो सीटें हैं वो अहम सीटें हैं, उस पर कांग्रेस का सरप्राइज उम्मीदवार हो सकता है। इसके अलावा बिहार और झारखंड की सीटों पर ऐलान किया जाएगा उम्मीदवारों का। साथ ही अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, राजस्थान के भी 25 सीटों में अब तक कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई, तो संभवतः राजस्थान की भी लिस्ट आज कांग्रेस जारी कर सकती है। आज की बैठक में जो होल्ड पड़ी सीटें हैं उस पर चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस आज अपनी अगली लिस्ट जारी कर सकती है। जी बिल्कुल रंजीता, और झारखंड, राजस्थान के जो बाकी के बचे सीट से उन पर भी नाम आज आने हैं, तो ये तय पाया है कि वहां से भी किन चेहरों को जो है उनको सामने लाया जा रहा है? क्या ऐसी कोई खबर अभी तक मिल पा रही है? जी देखिए, 25 सीटें जिसमें कुछ हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिस पर तय होना बाकी है कि आखिर वहां उम्मीदवार कौन होगा। जोधपुर के लिए लगातार जो फैसले लिए जाते हैं वो सीएम अशोक गहलोत के जिम्मे होता है, तो क्या वहां से किस तरह का उम्मीदवार तय होगा, ये सीएम अशोक गहलोत ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सीईसी की बैठक में शनिवार को दे दी थी। अब फैसला कांग्रेस आलाकमान को करना है। इसके साथ ही चुनौती भरा प्रदेश इस वजह से भी क्योंकि वहां अभी कांग्रेस की सरकार है। रंजीता से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता आपका। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से आज पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। इससे पहले उन्होंने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर संजीव बालियान को प्रत्याशी बनाया। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। आज आप नामांकन करने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनावी दंगल को? देखिए, नामांकन में मैं और लोकसभा मुजफ्फरनगर के सभी विधायक संगीत सोम, उमेश मलिक, विक्रम सैनी, विजय कश्यप और कपिल देव अग्रवाल, हम सब साथ सिर्फ शांतिपूर्वक बिल्कुल आराम से नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और दंगल है, चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है इस बार सपा, बसपा, रालोद तीनों का गठबंधन और सामने आप? ये तो आर पार की लड़ाई होनी ही थी, इन सबको इकट्ठा होना ही था, क्योंकि अकेले अकेले बहुत कमजोर हो चुके थे भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो सब इकट्ठा हैं। ये लड़ाई आज नहीं तो कल होनी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं 51% की लड़ाई कहीं ना कहीं हमें जीतनी थी, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह का माहौल मुजफ्फरनगर में है कि लड़ाई हम जीतेंगे। कि जब बात होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जब बात मुजफ्फरनगर की होती है, तो हर कोई ये कहता है कि जातिगत समीकरणों को जिसने साध लिया उसने अपनी राजनीति को साध लिया। संजीव बालियान जातिगत समीकरणों को साधने में जुटे हैं या पिछले 5 साल में जो काम किए हैं उनको लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? आप देख सकते हैं, किससे पूछ सकते हैं। इस बार में चुनाव पिछले 5 साल के जो अपने क्षेत्र में मैंने विकास कार्य किए हैं, जो 24 घंटे जनता के बीच में मैं रहा हूँ, और जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किए, उनके आधार पर जनता के बीच में जा रहा हूँ वोट मांगने के लिए। स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा है, कामदार और नामदार का मुद्दा है। मैं काम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े नेता, लेकिन बाहर रहते हैं, यहाँ के रहने वाले नहीं है, ना कभी आए ना कभी आगे आएंगे। तो चुनाव में मुद्दों पे, स्थानीय मुद्दों पे 5 साल के काम के आधार पर लड़ रहा हूँ। तो संजीव बालियान कह रहे हैं कि स्थानीय और बाहरी का मुद्दा है। नामांकन आज करने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर इनको वादा है इनका कि जनता के साथ जो वादे पहले किए थे उनको पूरा किया है, और अब जो वादे कर रहे हैं उनको भी ये पूरा करेंगे। देखते हैं कि आखिर मुजफ्फरनगर की जनता संजीव बालियान के भविष्य का फैसला कैसे करती है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अनुपम मिश्रा, मुजफ्फरनगर। नाज़रीन, आपको बता दें संजीव बालियान ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के बागी लीडर अब्दुल सत्तार ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर वजाहत दी है। उनका कहना है कि वजीर आला का शुक्रिया अदा करने उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे थे। इसके अलावा इस मुलाकात का कोई और मकसद नहीं था। अब्दुल सत्तार ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस को खुदा हाफिज कह दिया है और अब वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से
चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब्दुल सत्तार ने दावा किया है कि वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ग्राहकों की इंतजार में सिसकती खादी आजकल खिलखिला रही है। चुनावी तशहीर का सिलसिला जारी है। ऐसे में सियासी लीडरों और उनके हामियों में खादी का क्रेज भी बढ़ गया है। देखिए खादी बाजार का ये रिपोर्ट। चुनावी मौसम में सियासी लीडरों के कपड़ों की बात हो और खादी का जिक्र न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। खादी तो पॉलिटिशियंस की ऑल टाइम फेवरेट है। हर दौर में लीडरों की पसंद रही खादी जदीद सियासी दौर में भी खूब फिट बैठ रही है। आमतौर पर पूरे साल लीडरों के साथ पैंट शर्ट पहनकर घूमने वाले कारकुन भी चुनावी मौसम में चुनावी रंग के लिए खादी की दुकान तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं खादी चुनावी तशहीर के दौरान गर्मी में राहत दिलाने वाले कपड़े के साथ साथ कौमी एहसास का भी मुजाहिरा करती है। खादी का कपड़ा जो है उसमें जो है आरामदेह होता है और फील्ड में जो है घूमने पे गर्मी का असर कम होता है। इसलिए पहली पसंद जो है लोगों की खादी के कपड़ों पर जाता है। सामाजिक समरसता की पहचान है। खादी की अपनी एक पहचान है। खादी लोगों की पहचान बनाती है। हम लोग पैंट शर्ट पहनने वाले लोग भी जब गर्मी का मौसम आता है तो खादी की तरफ मूव करते हैं। तो सामाजिक सौहार्द के नज़रिए से भी देखा जाए तो आज खादी की अपनी एक पहचान है। लीडरों में क्रेज को देखते हुए कई जदीद रंग और डिजाइनों की खादी कपड़े बाजार में दस्तयाब है और चुनावी मौसम में इसकी फरोख्त में यकायक इजाफा हुआ है। अभी गर्मी का समय है और चुनाव है, इसके वजह से तो खादी कपड़ा बहुत कंफर्ट होता है। उस वजह से अच्छा ये है। अभी रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है इलेक्शन का। हाँ, नेता है वो सब तो अभी नेता का ही चल रहा है क्योंकि अभी चुनाव है। उसमें बहुत आरामदेह कपड़ा होता है। खादी का ऐसा तो कोई कपड़ा है नहीं। सियासत में भले ही बहुत तब्दीली आई हो, लेकिन खादी कपड़ा चुनाव के माहौल में जदीद सियासी लीडरों की आज भी पहली पसंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चिनूक हेलीकॉप्टर आज फजाइये में शामिल किया गया है। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर मुनक्किदा तकरीब से एयर मार्शल BS धनवा ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंज दरपेश है। मुख्तलिफ मकामात पर हमें वजन उठाने वाले हेलीकॉप्टरों की जरूरत है। मुल्क के जाफरिया को मद्देनजर रखते हुए चैनूक शामिल किया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल ने चैनूक हेलीकॉप्टर को कौमी असासा करार दिया है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि चैनूक हेलीकॉप्टरों से रात में भी मिलिट्री ऑपरेशन मुमकिन है। यह रफाल के जंगी तैयारों के बेड़े में शामिल होने के मुमासिल है। वाज़ेह है कि आसाम के लिए चैनूक हेलीकॉप्टरों के अलावा अलाहिदा यूनिट कायम होगी। It is a red letter day for the Air Force that we are inducting the Chinook helicopters, which gives us a tremendous capability primarily in the inter-valley troop transfer. You must remember in inter-valley troop transfer what is very important is ability to operate from high altitudes to take acclimatized troops from one valley into another valley. So that they can, in case you are surprised in some other valley, that the acclimatized troops to be taken up. If you take an unacclimatized person, he has to get acclimatized and then only he can go into battle. Here we can take acclimatized troops. So what is important is to carry a large number of people. And second thing that is very important is to operate from very high altitudes. And this helicopter does both. In addition, you have seen, like we saw after the floods that took place in Uttarakhand and other hilly areas, that there are a lot of requirement to lift heavy loads, especially reconstruction equipment. नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, राशिद अलवी अमरोहा से नहीं लड़ेंगे चुनाव। दानिश अली के हक में हुए चुनाव से दस्तबरदार। अलवी को कांग्रेस ने अमरोहा से बनाया है उम्मीदवार। दानिश अली को बीएसपी ने दिया है अमरोहा से टिकट। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, राशिद अलवी अमरोहा से चुनाव अब नहीं लड़ेंगे।
दानिश अली के हक में हुए चुनाव से दस्तबरदार राशिद अलवी को कांग्रेस ने अमरोहा से उम्मीदवार बनाया है। दानिश अली को बीएसपी ने दिया है अमरोहा से टिकट। उर्दू शायरी में गजल एक ऐसी सिन्फ सुखन है जिसकी अवामी मकबूलियत समाज के हर तबके में पाई जाती है। ये उर्दू गजल का ही जादू है कि गैर उर्दूदार तबके को भी उर्दू जुबान की तरफ खींच लाता है। उर्दू गजल अब रस्मुल खत और सरहदों से आजाद होकर लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। इलाहाबाद में मुनक़दा जश्न गजल के मौके पर ऐसी ही कुछ नजारा देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। और अपनी लय के जादू से गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। और हवा से झूमते पेड़ों के पर जमाना दर जमाना फैल जाती थी। ये घर एक सल्तनत था जिसकी तुम फरमा रवा थी। सकाफती तंजीम दिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद होने वाली ने गज़ल की इस तकरीब में उर्दू ज़बान व अदब के चाहने वालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जश्न गज़ल में मारूफ उर्दू शायरा और गज़ल सिंगर मीनू बख्शी ने मीर, गालिब और अहमद फिराज की कई मशहूर गज़लें गाकर लोगों का दिल जीत लिया। मीनू बख्शी का कहना था कि उर्दू शायरी की मकबूलियत कभी कम नहीं होगी। देखिए, लोग बाग कह रहे हैं कि ये जा रहा है या ख़त्म होने वाला, पर मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में जहाँ हम रोज़ एक नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, और यही तक कि शायरी का जो इश्क है कायम है। और ख़ास करके जो यूथ में अगर आप देखें, रेख्ता में देखें, हज़ारों जवान बच्चे आते हैं वहाँ। क्यों आते हैं? उनकी ज़बान भी नहीं है, लेकिन यही है कि शायरी के लिए आते हैं, उर्दू के लिए आते हैं, तो ये तो कहीं जाने वाली नहीं। जश्न गजल में मारूफ मुहिब उर्दू और IAS अफसर विजय वर्धन ने कई मशहूर शायरों के कलाम को तहतुल लफ्ज पेश किया। खास तौर से फैज अहमद फैज और साहिर लुधियानवी की नज़मों को बिलखुसूस पसंद किया गया। विजय वर्धन का कहना है कि उर्दू के बगैर मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो मोहब्बत की ज़ुबान है, इबादत की ज़ुबान है, इनकलाब की ज़ुबान है, और उर्दू ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को। तो आज के इस कॉन्सर्ट का एक हमारा पर्पस ये भी है कि इस लैंग्वेज को जो एक गलत तरीके से एक मज़हब से जोड़ा जाता है, वो गलत है। तो उर्दू इज़ एज मच एन इंडियन लैंग्वेज एज ए संस्कृत एंड तेलुगु। इनफैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर तो उर्दू बोली नहीं जाती। गज़ल इटसेल्फ म्यूज़िक से बेहतर कोई और तरीक़ा नहीं है कम्युनिकेशन का, जिसको लोग एज ए जो बिल्कुल दिल को छूती है और इफ़ेक्टिवली ह्यूमनिज़्म को और मोहब्बत को और भाईचारे को और डिप्राइव्ड लोगों को की दर्द को समझने का भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। जश्न गजल में उर्दू अदीबों और शायरों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके अलावा तकरीब में ऐसे अफराद भी बड़ी तादाद में शामिल हुए जिनको उर्दू ज़बान से लगाव है और इस ज़बान को मुल्क की मुश्तरका तहजीब की अलामत समझते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।